धन्यवाद प्रोफेसर सुषमा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मनोविज्ञान विभाग द्वारा मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज विषय पर आयोजित इस वेबिनार में आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर.सी. मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर एन.आर. शर्मा जी, प्रोफेसर जे.एम. देव जी। कल जिन लोगों को सुनने का अवसर यहाँ सबको मिला होगा और उनमें से कुछ को मैं आज देख भी रहा हूँ, प्रोफेसर आर.सी. त्रिपाठी जी, प्रोफेसर आदेश अग्रवाल जी संभवतः जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, और विशिष्ट अतिथि रहे और आज दिख रहे यहाँ सामने हमारे अभिन्न मित्र प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी। आयोजन कर रहे हैं जिनका नाम मैंने पहले ही लिया, मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे जी, इस विभाग के प्रोफेसर धनंजय कुमार जी, प्रोफेसर अनुभूत दुबे जी। कुछ देर पहले दिख रहे थे हमारे अभिन्न सहयोगी और हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर प्रेम सागर नाथ तिवारी जी, जो और सामने दिख रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफार्म पर श्री अजीत तिवारी जी, मैडम निशा मणि पांडे, डॉक्टर राम भूषण मिश्र जी, अन्यान्य बहुत सारे मेरे विद्यार्थी भी दिख रहे हैं, मेरे एक सम्मुख दिख रहे हैं अभय प्रताप सिंह, और भी सभी मनोविज्ञान विभाग से संबंधित सभी आचार्यगण जो भी आज के कार्यक्रम में हैं, सुधीगण, विद्यार्थी गण, इस विश्वविद्यालय के जिससे मैं यहाँ आया हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अन्य सभी सम्मानित शिक्षकगण। मुझे अच्छे प्रसन्नता है कि एक गूढ़ विषय पर यह परिचर्चा आयोजित है। इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूँ आप लोगों से, मैं सर्वप्रथम मनोविज्ञान के सलाहकार पुरुष प्रोफेसर लाल बसंत त्रिपाठी जी को नमन करता हूँ, जिनका ध्यान करते हुए ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और अच्छे प्रसन्नता होती है जब किसी भी विषय के शिखर पुरुष एक साथ मंच पर आते हैं। आज मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ जहाँ प्रोफेसर आर.सी. मिश्रा जी, प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी, प्रोफेसर शर्मा जी, प्रोफेसर देव सहित इतनी महत्वपूर्ण विभूतियाँ आज इस डिजिटल प्लेटफार्म पर मनोविज्ञान विषय को समृद्ध करने के लिए संबद्ध हैं। आज के कार्यक्रम में मैं शुरू में ही इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, बीच में किसी अन्य कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा तो बीच का हिस्सा सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, किंतु उत्तरार्ध में पुनः मैं आप लोगों के पास था और प्रोफेसर आर.सी. मिश्र जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। वस्तुतः जब आप लोग बोलते हैं जिनका मैंने नाम लिया तो लगता है कि ज्ञान की विशेषज्ञता की धारा सामने से बह रही है और इतनी तेज बह रही है कि उसकी तमाम बूंदें जो ज्ञान पुंज के रूप में, ज्ञान राज के रूप में, ज्ञान कोश के रूप में या ज्ञान कण के रूप में हम लोगों के पास तक स्वतः पहुंच जाती हैं। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा था और जीवन तो सीखने का ही एक क्रम है, तो इस सीखने के क्रम में जब आप लोग मिलते हैं तो सीखने का बहुत ज़्यादा अवसर मिलता है। जहाँ तक इस विषय का प्रश्न है, इसका ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो कल से आज तक चर्चित और चिंतित ना हुआ हो। तो उस चिंतन में, उस चर्चा में मूल विषय, मूल बातें, मूल भाव तो निश्चित रूप से हम सभी के पास तक आ चुके हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष की भूमिका बहुत थोड़ी होती है, कम बोलना और समय का विशेष ध्यान रखना, तो निश्चित रूप से मैं इन दोनों भूमिकाओं का ध्यान रखूंगा। एक तो आप लोग कल से आज तक जो बोल रहे हैं वो हम सभी के लिए विशेष उपयोगी है, और आने वाले समय में इस प्रकार की जितनी चिंताएं होंगी, चर्चाएं होंगी या विषय पर मंथन होगा तो उसके लिए उपादेय सिद्ध होना ही होना है। ऐसा पाथेय दुर्लभ है जो आप लोगों की वक्तृता से हम सभी को मिला है। मैं भी एक विद्यार्थी की तरह आप लोगों को सुनता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ अथवा आप लोगों का सानिध्य मिलता है।
यह विषय जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन चैलेंजेज एंड पॉसिबिलिटीज, जब हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं तो सीधा सीधा ध्यान बच्चों के ऊपर जाता है। और हम लोग शिक्षण संस्थान से, उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। हम लोग जब कोई चर्चा करते हैं तो एक बात ज़रूर कहते हैं कि शिक्षा केवल अतीत का ध्यान नहीं करती, वर्तमान का और बेहतर स्वरूप नहीं प्रस्तुत करती, अपितु यह भविष्योन्मुखी होती है। भविष्य को ध्यान में रखकर ही गढ़ी भी जाती है और इसी को लेकर के बढ़ने का उपक्रम भी तय होता है। तो भविष्य तो बच्चे ही हैं और बच्चों के ऊपर कोई भी विषय केंद्रित करके उस पर विचार मंथन करना यह महत्वपूर्ण भी है, सुखद भी है, सार्थक भी है। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो दो कोटियों को एक साथ जोड़ लेते हैं। एक तो छोटे छोटे बच्चे और दूसरे किशोर, किशोरावस्था और बाल्यावस्था दोनों को जोड़ लेते हैं तो हम इसे लड़कपन कह लेते हैं। और सियाने लोग भी जब अपने मन की बात कभी निर्द्वंद, निर्भीक, उन्मुक्त करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इस उम्र में भी आप लड़कपन कर रहे हैं। लड़कपन सजा लेना, लड़कपन बचा लेना और लड़कपन व्यक्त कर लेना यह बहुत दुर्लभ योग होता है मानव जीवन में। तो उस दुर्लभ योग की जो आयु है, अभी चर्चा हो रही थी, संभवतः प्रोफेसर शर्मा जी बता रहे थे 13 वर्ष, 14 वर्ष, कभी कहीं इसे 18 वर्ष तक ले जाते हैं। लेकिन हर इंसान के मन में और हर इंसान के दिल में एक बच्चा होता है, अर्थात नैसर्गिकता का भाव। हम बच्चा उसे कहते हैं जो नैसर्गिक गतिविधियों को लेकर चलता है और उसे व्यक्त भी करता है, उसके मन में जो है वह करने का भाव भी रखता है। इसलिए लड़कपन की आयु का मेंटल हेल्थ का द्योतक होता है उमंग, उत्साह, सक्रियता और चाह। ये चार चीज़ें मिलती हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य दिखलाई देता है कि हमारे अंदर उमंग है, उत्साह है, सक्रियता है और कुछ खास चाह है। यह चाह जब रुकती है, जब उसके मार्ग में कोई अवरोध आता है तो बच्चों के मन में थोड़ा क्लेश होता है। क्लेश के कारणों पर आप लोगों ने सविस्तार चर्चा किया। बहुधा हम कभी इमोशनल डिफ़िकल्टीज मान लेते हैं अथवा कोई और कारण मान लेते हैं। लेकिन बच्चे के ऊपर जो दबाव के कारण आते हैं उसमें पहला कारण तो यह है जिसे हम भय कहते हैं। किसी भय के चलते अथवा उपेक्षा के चलते अथवा किसी अभाव के चलते अथवा किसी दबाव के चलते अथवा किसी लोभ के चलते उसके ऊपर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जिसे हम व्यवहार के आधार पर देखते हैं कि संभवतः बिहेवियरल डिसऑर्डर दिखलाई दे रहा है। वस्तुतः मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, भेषजीय दृष्टि से या औषधीय दृष्टि से हम लोग अलग अलग करके चलते हैं। लेकिन एक कड़ी का प्रवाह है तो बाल्यावस्था से लेकर और जिसे आप प्रयाणावस्था कहते हैं, एक कड़ी का ही प्रवाह है। हम गणना करते हैं, हम जोड़ते हैं। अब हम उसमें अपनी सुविधानुसार एक विभेदक रेखा भी खींच लेते हैं। लेकिन जब किसी भी अवस्था में मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर का संतुलन डिगता है तो हमारे व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। इच्छित की प्राप्ति ना हो, इच्छित हमारा धन भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, खिलौने हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, अथवा कोई खास संबंध जो हम बनाना चाहते हैं बन नहीं पा रहा है, अथवा प्रकृति ने, परमात्मा ने जो संबंध में दिया है, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, उसमें कहीं कोई टकराव उत्पन्न हो गया। अभी आप लोग डोमेस्टिक हिंसा की बात कर रहे थे, उसकी भी चर्चा आप लोगों ने बहुत ध्यान से किया। तो ऐसे में लगता है कि बच्चे का या सयाने का भी व्यवहार पहले की तरह नहीं है। इसलिए अगर हमारा व्यवहार सही से चलता है तो निश्चित रूप से इसकी शुरुआत घर से होती है, परिवार से होती है, समाज से होती है, और इन तीनों के मूल में जो हमारे संस्कार हैं, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, इसका विशेष भाव होता है। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि
भेद को अभेद में बदलें। कर्म और फल दोनों के बीच जो भेद है, कभी कभी हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, मनोनुकूल फल नहीं मिलता। अभी आप मूल्यांकन की बात कर रहे थे प्रोफेसर मिश्रा जी, बहुत मैं ध्यान से सुन रहा था, और विश्वविद्यालयों को उस पर विशेष ध्यान देना है, और मैं तो अपने विश्वविद्यालय में उसे लागू कर रहा हूँ। तो ये देखना है कि मूल्यांकन सही हो, किसी बच्चे की जो क्षमता है, पात्रता है, योग्यता है, उसके अनुकूल मूल्यांकन होना ही चाहिए। कर्म का सुफल प्राप्त न होना, फिर कुछ विकास के अवसर होते हैं हमें न मिले, तो यह भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कहीं न कहीं बाधित करता है। पीछे मैं सुन रहा था जो वैज्ञानिक तकनीक है, इसके बारे में भी आज की दुनिया को टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया कहते हैं। वर्चुअल क्लासरूम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी भी चर्चा हुई होगी। लेकिन यह हमें हमेशा ध्यान रखना है कि तकनीकी को टैलेंट के ऊपर प्रभावी नहीं बनने देना है। टैलेंट तकनीकी पर प्रभावी रहे। हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब बच्चे माँ की लोरी सुन के खाना नहीं खाते, वो मोबाइल के गीत सुन के खाना खाते हैं। अर्थात माँ से बच्चे की दूरी इस मशीन ने पैदा कर दिया। तो हमें इस पर भी विचार करना है कि यह दूरी ना बनने पाए जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है संबंधों के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हमें निरंतर ध्यान देना है। और अगर इस समय हम ध्यान नहीं देंगे तो मैन वर्सेस मशीन की लड़ाई में कहीं मशीन आगे बढ़ती हुई दिखलाई देगी। यह दौर है कि हम मशीन को मनुष्य द्वारा नियंत्रित रखें। हम आज कोविड-19 के फेज में अदृश्य प्लेटफार्म पर एकत्र हैं, डिजिटल प्लेटफार्म। आज की दुनिया को डिजिटल वर्ल्ड के नाम से हम जानते हैं। सब कुछ इंटरनेट पर है और हम आपसे संवाद कर भी रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, लेकिन आपका सानिध्य नहीं है। अर्थात एक अधूरी का भी भाव है और एक दूरी का भी भाव है। इसमें भी अब एक संतुलन स्थापित किया जाना है। शिक्षण पद्धति में यह संतुलन स्थापित किया गया है जिसे ब्लेंडेड मोड कहते हैं। अब हम संयुक्त मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आज ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं के समाधान पर हम विचार करते हैं। हम मूल भाव बच्चों का जरा रखें। बच्चों के ऊपर कभी कभी माता पिता की अपेक्षाओं का भी बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है। सबसे पहला बंधन, और वह बंधन जो हमें बाधाओं से मुक्त करने का कारण है, सा विद्या या विमुक्ते, जैसा विष्णु पुराण में लिखा कि विद्या तो वह है जो हमें बाधाओं से, वर्जनाओं से, अभावों से, संकीर्णताओं से मुक्त कर दे। और जब हम विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहला बंधन तो विद्या का ही आ जाता है। हम कोई बंधन मानना चाहते नहीं, लेकिन वह जो हमें बंधनों से मुक्त करे, उससे साक्षात्कार ही हमारे लिए बंधन होगा। निर्बंध करने वाला बंधन, वहां से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन दिखलाई देता है। जब क्लासरूम में, शिक्षण संस्थान में विभेद दिखलाई देता है, तीक्ष्णता और मंदता के आधार पर अंतराल दिखलाई देता है, रहन सहन के आधार पर विभेद दिखलाई देता है, तो बच्चे के व्यवहार पर इसका असर पड़ता है। फिर बच्चे की रुचियां होती हैं। आमतौर पर हम घर परिवार में देखते हैं कि छोटे बच्चे, बहुत कुछ हम खिलाना चाहते हैं, वो नहीं खाते, हम जबरिया खिलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने की चीज़ें उसके पास रखिए, जो बच्चे की रुचि होगी वो अपने हिसाब से ले लेगा। आप उसके पास खिलौने रखिए, जो उसकी अभिरुचि होगी उस हिसाब से खिलौने ले लेगा। हम बच्चों की अभिरुचि बचपन से ही दूर करते हैं बच्चों को उनकी अभिरुचि से। एक बहुत अच्छी कविता है, बच्चों के नन्हे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, चंद किताबें पढ़कर वरना हम जैसे हो जाएंगे। हम जैसे हो जाना मतलब यह मेरा है या पराया है, ऐसा भाव विकसित कर लेना। ये किताबें जब ज्ञान के रूप में हमारे पास आती हैं तो ऐसा सिखाती हैं, और हम ऐसा सीख करके हमारी जो सनातन परंपरा है उससे कहीं कहीं दूर भी हो जाते हैं। हमारी सनातन परंपरा तो महोपनिषद की है, अयम निज परो वेति गणना लोकचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है या पराया है, यह संकीर्ण सोच के लोगों का विषय हो सकता है। जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा ही परिवार है। बच्चा जब आता है इस धरा पर तो उसके सामने पूरी वसुधा एक परिवार की तरह से होती है।
माँ उसके लिए आरंभिक ब्रह्म है, फिर पिता हैं, फिर सारे संबंध हैं, सबसे उसका उतना ही लगाव होता है। ये हमें देखना चाहिए और बच्चों से एक चीज़ सीखना भी चाहिए, और वह सबसे बड़ी सीख जो बच्चे हमें देते हैं वह है क्षमाशीलता की सीख। यह सीख सबके अंदर होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर हम बच्चों को घर में प्रताड़ित कर देते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम बच्चे को पुचकार के बुलाएं तो बच्चा हमें क्षमा कर देता है, मुस्कुराता हुआ हमारे पास आ जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर में बच्चों के बचपन को ना छीनें, बच्चों को खेलने दें, उनकी रुचि का विषय पढ़ने दें। माता पिता के रूप में हम भी वैसा ही चाहते हैं अपने बच्चों से। लगभग सभी माता पिता चाहते हैं कि जिन सपनों को हम ना पूरा कर पाए उन सपनों को हमारे बच्चे पूरा करें। बच्चों के अपने भी सपने होते हैं, हम अपने सपने बच्चों पर आरोपित ना करें, घर से ही चलें। हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है, माता पिता बैठकर टीवी देखते रहते हैं, बच्चे के पास होमवर्क है, आधुनिक व्यवस्था में होमवर्क करता रहता है, टीवी की आवाज़ उसके पास तक पहुंचती है, आकर पर्दा हटा के देखता है हम देख क्या रहा है, और जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है तो हम उसको डांटते हैं। हम अपने ऊपर सयाने होकर नियंत्रण नहीं लगा पाते, और जो छोटा है, जिसके मन में जिज्ञासा है, जिसके अंदर कौतुक का भाव है, मनोविज्ञान का विषय कौतुक, हम उसको रोकते हैं, और ऐसा रोकने से उसका मानसिक स्वास्थ्य कहीं न कहीं बाधित होता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम इमोशनल डिफिकल्टीज की बात करते हैं कि भावनात्मक कठिनाइयां बच्चों में आ गई। आज जिस दौर में हैं, हम यथाशीघ्र संपन्न होना चाहते हैं। ऐस, कैस, तैस, ये शब्द हैं आधुनिक दुनिया के, कि हमारे पास खूब ज़्यादा कैस हो, हम खूब ऐश करें, और ऐश के मार्ग में कोई बाधक है तैस व्यक्त कर दें। युवा पीढ़ी के साथ हम लोग बहुधा जोड़ते हैं कि आज की युवा पीढ़ी तो आक्रोश में रहती है। आक्रोश अभाव अपूर्ति का कारक है। आक्रोश प्रगति पथ पर बंधन उत्पन्न करने से होता है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। ये सारे के सारे विचारणीय विषय हैं और बच्चों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर असंतुलन भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करता है। घर परिवार में असंतुलन हो जाए, माता पिता आपस में संबंध ठीक न रखें, इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बहुधा हम आप देखते हैं कि जहाँ माता पिता में कुछ द्वंद्व या ऊंची बोली में बातें होने लगे, छोटा बालक आ जाए तो माता पिता अपनी खींच एक दूसरे पर नहीं उतारते, वो खींच बच्चों पर उतर जाता है। बच्चे प्यार के विषय होते हैं, प्रहार के विषय नहीं होते। यह निरंतर हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम पश्चिम से तुलना करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था, जिस विश्वविद्यालय के मंच पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उसका ध्येय वाक्य है यानो भद्रा क्रतुवो यन्तु विश्वतः, सभी दिशाओं से शुभ विचार आने दें। पश्चिम में भी अगर कुछ शुभ विचार हैं तो हमें स्वीकार करने चाहिए। पश्चिमी जगत में, पश्चिम की दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में आप बच्चों पर प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्यार के विषय हैं, उन्हें बढ़ने दीजिए। हमारे यहाँ तो अकारण घर में कोई विभेद हुआ तो बच्चे उसकी प्रताड़ना का विषय बनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को पढ़ते समय उनकी रुचियाँ क्या है, भला हो इस नई शिक्षा नीति का जिसमें विषयों के विकल्प खुले हुए हैं, बच्चे अपने रुचि का विषय पढ़ें। अभियांत्रिकी पढ़ने वाला म्यूजिक पढ़े, राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान पढ़ने वाला मेटलर्जी पढ़े। इतना सारा विकल्प इस बार शिक्षा में दे दिया गया है। बच्चे को क्या बनना है उसे तय करने दीजिए, उसकी अभिरुचियाँ तय करेंगी। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की 3 कोटियाँ हुआ करती थी, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। मैं एक उदाहरण सिर्फ नालंदा का आपके सामने रख रहा हूँ। 10,000 विद्यार्थी होते थे नालंदा में, और मुख्य द्वार पर ही 5 आचार्यों की टीम बैठती थी, और प्रत्येक विद्यार्थी जो प्रवेशार्थ आता था उससे कुछ प्रश्न करती थी, और उसके बाद बता देती थी कि आप उस विभाग में चले जाओ, उस भवन में चले जाओ। फिर विद्यार्थी उस हिसाब से अपने भविष्य को संवारता था, फिर आगे बढ़ता चला जाता था। यह अब भी होना चाहिए। 5 आचार्य सिर्फ बच्चे की रुचि, अभिरुचि और मनोवृत्ति की बात पूछते थे। मनोवृत्ति, मनोविज्ञान का विषय, किसी की मानसिकता जानना बहुत कठिन है। समाज विज्ञान में जब भी हम शोध की बात करते हैं तो हम बहुधा कहते हैं कि समाज विज्ञान सबसे कठिन शोध का क्षेत्र है,
क्योंकि इसमें प्रश्नकर्ता भी मनुष्य और जवाब देने वाला भी मनुष्य, और दोनों एक धरातल पर खड़े हैं। तो हम अपनी इच्छा अनुसार उससे जवाब नहीं ले सकते, और वह अपनी इच्छा अनुसार जवाब देना ही चाहता है। ये विभेद है, कठिनाई है समाज विज्ञान में अनुसंधान की। फिर भी हम कुछ अनुमान से, जो मानसिकता है, मनोविज्ञान है, वहां तक पहुंचने की कोशिश हम अनुमान और ध्यान से करते हैं। यह किशोरावस्था से आगे की स्थिति है। लेकिन आज हम जिस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का बचपना कैसे रहेगा। आज की दुनिया में जिसकी चर्चा मैंने किया, हम तेजी से संपन्न होना चाहते हैं, पति पत्नी दोनों सर्विस करना चाहते हैं, और ऐसे में संतति के लिए माता पिता के पास समय ही नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं कि 3 साल तक हम अपने बच्चे को दे सकें। बच्चा आया के भरोसे, पैदा नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ, प्रेप में चला जाए। जो बच्चा 3 साल तक हमें नियमित देखेगा नहीं, वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? हम तो उसके लिए बस कहने के लिए माता पिता हो गए। संबंध का शुभारंभ यहीं से होता है कि हम बच्चे को मातृत्व का सुख दें, पितृत्व का सुख दें। आज की पीढ़ी के बच्चे कह सकते हैं कि उन्हें यह सुख पर्याप्त नहीं मिल रहा है। अनिवार्यतः 3 साल तक संतति के बाद माता पिता को उसके साथ रहना ही चाहिए। यह शिक्षण, प्रशिक्षण, सेवा हर व्यवस्था में अनिवार्य होना चाहिए कि बच्चा समझे। उसकी भावनाएं यहीं से विकसित होगी, उसकी मनुष्यता, मानवता यहीं से विकसित होगी। तब फिर हम आगे विभिन्न विधाओं से उसके मानसिक स्तर का परीक्षण कर सकेंगे। जहाँ तक मानसिक परीक्षण का प्रश्न है, मनोविज्ञान और औषध विज्ञान दोनों के क्षेत्र में आता है। परीक्षण के जो साधन है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रोफेसर मिश्र जी कह रहे थे ये साधन कितने प्रामाणिक हैं। पश्चिम के मानक क्या हैं, हमारे यहाँ के मानक क्या हैं। हमारे यहाँ भी एक दुनिया वह है जिससे डॉक्टर APJ कलाम निकलते हैं। एक दुनिया वह है जहाँ हम निरंतर APJ कलाम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। इन दोनों दुनिया के लिए यह मानक एक समान कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए मानक भी देखना चाहिए, किस संदर्भ, किस प्रसंग, किस परिवेश में कैसे मानक तय किए जाएं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस पर चर्चा की, और निश्चित रूप से आप लोग ही इसका निराकरण भी प्रस्तुत करेंगे जहाँ तक इसके मानक होने का प्रश्न है। आगे जब बच्चा किशोरावस्था में बढ़ता है, शिक्षा की प्रणाली में वो आगे जाता है, माना कि माता पिता का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाता, बहुत मेधावी नहीं है, खेल की दुनिया में मेधावी होगा, कला संगीत की दुनिया में मेधावी होगा, ऐसा कोई बालक है ही नहीं जिसमें कोई विशिष्ट गुण ना हो। हमें उसके विशिष्ट गुणों की पहचान करनी है। सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के माध्यम से उसका पालन और पोषण दोनों करना है। बाल्यावस्था में पालन, उसके आगे पालन और पोषण दोनों। हम समझ लेते हैं कि जो किशोर है वो अपनी बात रख सकता है कि नहीं रख सकता है। माता पिता को तो निरंतर ध्यान रखना होता है, लेकिन इस ध्यान रखने के क्रम में हम उसके ऊपर अकारण, अनावश्यक, अवांछित प्रतिबंध न लगाएं। यह विचारणीय रखना चाहिए, विचारणीय होता ही है। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मैंने कहा अपेक्षा का और अभाव का, यह भी विचारणीय है और इसे समाज को तय करना है। एक अभाव है जिसे हम सापेक्ष या सापेक्षिक अभाव कहते हैं। हम 2 प्रोफेसर हैं, हम दोनों के बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं। हमारा बच्चा इस देश में ही पढ़ रहा है, एक का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। हमारे बच्चे को लगेगा कि दोनों एक समान प्रोफेसर हैं, उनका विदेश में क्यों, हम यहाँ पर क्यों। यहीं से एक कमी का भाव आता है। छोटे स्तर किशोरावस्था में एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एक बच्चे के मन में भाव आएगा। विद्यालय में सब अपने अपने घरों की विशेषताएं बताएं कि हमारे यहाँ ये है वो है। तो एक जिसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, यह धीरे धीरे कहीं न कहीं बच्चे को प्रभावित करता है। हम बताएं बच्चे को कि संयम और संतोष क्या है। ये कोविड-19 सिखाए या आवश्यक नहीं, यह माता पिता को सिखाना चाहिए कि हमारे पास जो है वो औरों से श्रेष्ठ है। हमारा कमतर उनके श्रेयस्कर से श्रेष्ठतर, ये उन्हें बताना चाहिए। और यह भाव परिवार से आएगा, समाज से आएगा और संस्कार से आएगा। तो निश्चित रूप से जो यह अभाव दिखता है कि हमारे घर में ये नहीं है,
हमारे लिए साधन नहीं है, तो यह मान्य नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, अब तो सब जगह बिजली की पहुंच हो गई है, जो दीपक में पढ़ के बहुत आगे बढ़े और दुनिया के लिए सूर्य बन गए। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे बीच के भी बच्चे वैसे ही हैं। अभी एक प्रसंग इसमें जनजातीय क्षेत्र का भी आ रहा। मैं जिस अंचल में हूँ इसे जनजातीय अंचल कहते हैं। मैंने यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के बच्चों को देखा है, कितनी क्षमता, कितनी ऊर्जा उनके पास है। बस ज़रूरत है उन्हें अवसर देने की, मंच देने की और उस प्रतिभा को निखारने की। अगर ये सब काम होते रहे तो निश्चित रूप से जो आज का विषय है यह अपनी सार्थकता सिद्ध करेगा। हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, लेकिन आज जो वैज्ञानिक प्रगति हुई और पश्चिम का प्रभाव हुआ, उससे हम पहले एटॉमिक फैमिली में आए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर बाद में संतोष नहीं हुआ, थोड़ा और सीमित हो गए, हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक आ गए। अब उससे भी आगे बढ़ गए, प्रोटॉन को भी तोड़ दिया, पॉजिट्रॉन, फोटॉन बना दिया, अब हम फोटॉन फैमिली में आ गए। अकेले रहेंगे, अकेले रह के करेंगे क्या? आप मनुष्य हैं, आप सामाजिक हैं, उस परिभाषा का क्या होगा? मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, अकेले रह के कौन सी सामाजिकता का निर्वाह करेंगे? ये सारे विचारणीय प्रश्न हैं और इस पर आप जैसे दक्ष मनोवैज्ञानिकों को एक लहर पैदा करनी है कि लोग इस विषय पर फिर से आएं कि संयुक्त परिवार बुरा नहीं होता। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी माने नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर कोई दबाव ही नहीं आएगा, विदाउट प्रेशर होती है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पुनः इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, किसी के ऊपर कोई दबाव ना पड़े, कोई बोझ ना पड़े। तो शायद जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो आज कोविड-19 के दौर में इसी मंच से, आप ही के विश्वविद्यालय से, मेरा भी है, मेंटल स्ट्रेस पर एक बार चर्चा हुई थी, तो उसमें तमाम मुद्दे आए थे। मेंटल स्ट्रेस के क्या कारण है, निवारण के क्या क्या उपाय हैं, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। यह नहीं आएगा अगर हम सभी एक जैसी सोच रखें, तो निश्चित रूप से बहुत इसमें किया जा सकता है। फिर माता पिता को चाहिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था दोनों में वो शिक्षण संस्थानों के निरंतर संपर्क में रहें। हमारी भूमिका यही खत्म नहीं हो जाती कि हमारा बच्चा विद्यालय में चला गया। आपके साथ तो बच्चा ज़्यादा देर तक है, केवल पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजे हैं, वहाँ आप जानें कि उसका व्यवहार कैसा है, वो कहाँ पिछड़ रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। ये सब चीज़ें बच्चे को सतर्क और स्वस्थ रखने में निश्चित रूप से लाभदायी होंगी। नियमित रूप से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए। स्वास्थ्य की अब सुविधाएं पूरी दुनिया की प्राथमिक सुविधाओं में और प्राथमिकता में आ गई हैं, तो नियमित रूप से स्वास्थ्य की भी जांच होनी चाहिए। कभी कभी किसी विटामिन की कमी से या किसी और कमी से बच्चे खाना नहीं खाना चाहते, भूख क्यों नहीं लगती है, इस पर भी विचार होना चाहिए। भूख कई प्रकार की होती है, पहले स्वास्थ्य के लिए, फिर पद प्राप्ति के लिए, फिर परिश्रम के लिए। मेरा प्रसंग केवल स्वास्थ्य से है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, भूखे रहना चाहता है, तो इसके लिए नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए। व्यवस्थित देखभाल होना चाहिए। देखभाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे मानव समाज की जिम्मेदारी है। आप किसी भी बच्चे को देखें, अगर उपेक्षित दिख रहा है तो उसे आप संबल प्रदान करें। उपेक्षा किसी के लिए भी बुरी होती है, चाहे बालक हो या बुजुर्ग हो, दोनों उपेक्षा की स्थिति में आंसू बहाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर प्रेरित करता रहना चाहिए। बच्चा लक्ष्य पर आगे बढ़ेगा, उसके अंदर सामर्थ्य है, सर्वत्र संतुलन बने, भविष्य को संवारने का काम निश्चित रूप से शिक्षण संस्थानों का भी है और अभिभावकों का भी है। हम सभी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, हमारा दायित्व होता है सुधार करना, उद्धार करना, पुनरुद्धार करना और परिष्कार करना। हम सब इस ध्येय के प्रति जागृत हैं और आप सभी इसे पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ कहीं हैं संलग्न हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के वक्तव्य से, आपने जो पाथेय दिया, उससे जिंदगी पुनः गति प्राप्त करेगी। जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, प्रसन्न रहेंगे,
जो किशोर हैं तेजी से कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे, उन्हें उनके इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मंतव्य से गंतव्य तक पहुंचने का पथ आप प्रशस्त करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। हम सब शिक्षण संस्थान से संबंधित हैं। आइए संकल्प लें कि भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करेंगे। आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है, इसमें भारत ज्ञान की विधा का महानतम राष्ट्र बने, ऐसी हम सबकी प्रार्थना भी है और इसके लिए प्रयत्न भी है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।